जो ग्लोटिस है और रिमोग्लोटाइडस है। तो रिमा की शेप जो है ये चेंज होती रहती है। जब ऑर्डिनरी ब्रीथिंग होती है, जब हम नॉर्मली सांस ले रहे होते हैं, उस टाइम रेमा की शेप जो है वो नैरो होती है और वेज शेप होती है। ठीक है, नैरो एंड वेज शेप। और जब फोर्स एक्सपिरेशन होती है, जब हम जोर जोर से सांस ले रहे होते हैं, उस टाइम इसकी शेप होती है वाइड इन ट्रेपेजॉइडल शेप। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में कि इसकी शेप कैसी होती है, या रेमा की शेप ये है, कौन सी टाइप ऑफ रिस्पायरेशन हो रही है, नॉर्मल हो रही है या फोर्स हो रही है, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ऊपर पिक्चर में भी दी हुई है ये चीज, सो आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिगर नंबर 9.36 सी में ये सी है। ठीक है, तो ये आपको जो है वो इनलेट दिखाता है कि नॉर्मली हमारे पास कैसे होते हैं और फोर्स एक्सपायरेशन में कैसे होता है। Then now most important one is larynx muscles और larynx की nerve supply. So muscles again important है। हमारे पास दो muscles है, extrinsic laryngeal muscles है और intrinsic laryngeal muscle है। Extrinsic and laryngeal. Extrinsic muscles क्या कहते हैं? It moves the larynx as a whole. ये पूरे larynx को एक साथ ही move कराता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक क्या करते हैं? इंट्रिंसिक हर एक कार्टिलेज को, हर एक एलिमेंट को, जितने भी मेम्ब्रेन्स है, जितने भी कार्टिलेजेस है, जितने भी प्रोसेस है, जितने भी फोल्ड्स है, उनको अलग अलग से ये मूव कराता है। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है। सो द इंफ्राहाइड मसल्स और डिप्रेसर ऑफ द हायोइड एंड लेरिंग्स। जो इंफ्राहाइड मसल है, इनका मेन काम क्या है? इट एक्ट इज ए डिप्रेसर ऑफ द हायोइड एंड लेरिंग्स। ये लेरिंग्स और हायोइड को डिप्रेसर के तौर पे काम करते हैं, जबकि सुप्राहायोइड मसल्स, ठीक है, और स्टाइलोफेरेंजिस मसल जो कि फेरिंग्स का मसल है, लेकिन ये एलिवेटर्स है हायोइड लेरिंग्स। लेरिंग्स और हायोइड बोन की एलिवेशन कौन कराता है? सुप्राहायोइड मसल और स्टाइलोफेरेंजिस मसल। और लेरिंग्स हायोइड की डिप्रेशन कौन कराता है? तो इंफ्राहायोइड मसल्स। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो आपसे यही पे पूछा जाएगा। अब सुप्राहायोइड और इंफ्राहायोइड एक नाम नहीं है। ठीक है, सुप्राहायोइड भी ग्रुप है, इंफ्राहायोइड भी ग्रुप है। तो ये हम ग्रुप नीचे पढ़ेंगे कि सुप्राहायोइड कौन से मसल्स होते हैं, इंफ्राहायोइड कौन से होते हैं। देन हमारे पास इंट्रिंसिक मसल्स है, जो कि हर एक कंपोनेंट की अलग अलग मूवमेंट कराते हैं। तो all but one of the intrinsic muscle of larynx are supplied by the recurrent laryngeal nerve. जितने भी मसल्स हैं सिवाय एक के, यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केस है, जितने भी मसल्स हैं सिवाय एक के, कौन सप्लाई करता है? द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ठीक है, जो कि वेगस नर्व की ब्रांच है। लेकिन जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, या सॉरी क्रिकॉइड मसल जो है, क्रिकोथायरॉइड मसल जो है, वो सप्लाइड होता है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, वन ऑफ टू टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। अगर हम इसकी नर्व सप्लाई की बात करें, तो हमारे पास हम कहते हैं कि जितने भी मसल्स हैं सिवाय एक के, एक एक्सेप्शनल है। कौन सा वाला? क्रिकोथायरॉइड मसल जो है, सारे हमारे पास सप्लाई होते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? याद रखना, cranial नर्व नंबर 10 वेगस नर्व का ब्रांच है। लेकिन एक मसल की सप्लाई हमारे पास चेंज है, वो कहाँ से आती है? वो हमारे पास एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व से आती है। और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, मेनली कौन सप्लाई करता है? मेन एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। लेकिन एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व का एक ब्रांच है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, वो सप्लाई करता है। अब आगे चार्ट आ जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नर्व जो है वो कहाँ पे सेपरेट होता है। सो ये मसल्स आपको दिखाए जा रहे हैं सारे। ठीक है, ये क्रिकोथायरॉइड है, ये थायराइड, और ये आपका क्रिकॉइड हो गया, दिखा देता हूँ। आपका क्रिकॉइड हो गया, ये थायराइड हो गया। तो इन दो के दरमियान जो मसल्स है, इसका नाम क्रिकोथायरॉइड है। देन हमारे पास क्रिकोरेटिनॉइड है। क्रिकॉइड और एटेनॉइड के दरमियान हमारे पास जो मसल है, उसका नाम है क्रिकोरेटिनॉइड। ठीक है, इस तरह हमारे पास थायरोएपिग्लॉटिक है, ये एपिग्लॉटिस, ये रहा एपिग्लॉटिस, ये रहा थायराइड। तो थायराइड और एपिग्लॉटिस के दरमियान जो है वो हमारे पास थायरोएपिग्लॉटिक। सो नीचे आ जाएगा सारे। ठीक है, जो टेबल में वो आप यहाँ से देख लो। ये रहा क्रिकोथायरॉइड मसल, जो क्रिकॉइड और थायराइड
कार्टिलेजेस के दरमियान है, उसका नाम है क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, ये कौन सप्लाई करता है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? वेगस नर्व का। अब देखो, अगर हम ऑल ओवर सप्लाई की बात करें ना, कि सारे मसल कौन से मेन क्रेनियल नर्व से सप्लाई होते हैं, तो क्रेनियल नर्व मेनली हमारे पास एक ही है। क्रेनियल नर्व मेनली हमारे पास एक ही है, जिसका नाम है 10 नंबर क्रेनियल नर्व या वेगस नर्व। लेकिन इस वेगस नर्व के फर्दर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास है एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो बाकी जितने भी मसल्स है, वो सारे सप्लाई होते हैं रिकरेंट लेरेंजियल नर्व से। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का कौन सा ब्रांच सप्लाई करता है? उसका नाम है इंफीरियर लेरेंजियल नर्व। दैट्स मीन कि ऑल ओवर द मसल्स, सिवाय क्रिकोथायरॉइड के जितने भी मसल्स है, वो सप्लाई होते हैं इंफीरियर लेरेंजियल नर्व से। इंफीरियर लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? वेगस नर्व का। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती हैं, और वो एक्सेप्शन हमारे पास कौन से मसल्स पे है? वो एक्सेप्शन हमारे पास है क्रिकोथायरॉइड मसल पे। और यही क्रिकोथायरॉइड मसल किससे सप्लाई होता है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से। और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व किसका ब्रांच है? वेगस का। तो अब देखो तीन कनेक्शंस है। मेन क्रेनियल नर्व कौन सा है? वेगस है। वेगस नर्व के फर्दर दो ब्रांचेस हैं, एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व का एक ब्रांच है जिसका नाम है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। और सुपीरियर लेरेंजियल नर्व सप्लाई द क्रिकोथायरॉइड मसल। ठीक है, और इसके अलावा जो बाकी है, एक मिनट, जिसमें हमारे पास ठीक है, जो बाकी मसल्स है सारे ये वाले, इनको सप्लाई कौन करता है? ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, रिकरेंट। और रिकरेंट का कौन सा ब्रांच? इंफीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद होने चाहिए, क्विज़ेस पे बहुत आते हैं, याद रखना। एनॉटमी में जितने भी चार्ट्स पढ़ोगे और जहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं ना, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसका काम क्या है? तो जो क्रिकोथायरॉइड मसल है, ये वोकल लिगामेंट्स को स्ट्रेच करता है और टेंस करता है, वोकल लिगामेंट्स को। ठीक है, टायरोरेटिनाइड, टायरो का मतलब है थायराइड, रेटिनाइड का मतलब है रेटिनाइड। तो इन दो के दरमियान जो मसल है वो थायरोरेटिनाइड मसल है। ठीक है, ये इंट्रिंसिक मसल्स है। ओके, एक्सट्रिंसिक नहीं, ये कौन से? इंट्रिंसिक मसल्स की हम बात कर रहे हैं। और इसका काम क्या है? इट रिलैक्स द वोकल लिगामेंट, ये वोकल लिगामेंट को रिलैक्स करेगा। देन हमारे पास पोस्टीरियर एरिको क्रिकोरेटिनाइड है। क्रिकॉइड और रेटिनॉइड कार्टिलेज के दरमियान जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनाइड है। इसका काम है वोकल फोल्ड्स को एबडक्ट करना। मतलब ये वोकल फोल्ड है तो उनको एक दूसरे से सेपरेट करना, दूर करना, अवे करना, इसको हम कहते हैं एबडक्शन। देन लेटरल क्रिकोरेटिनाइड है, जो क्रिकोरेटिनाइड कार्टिलेज के लेटरल साइड पे जो प्रेजेंट है, वो क्या करता है? एडक्ट्स द वोकल फोल्ड। मतलब ये वोकल फोल्ड्स को एक दूसरे के करीब लाएगा। एबडक्शन क्या होती है? दूर ले जाना। एडक्शन क्या होती है? बीच या सेंटर में लाना। देन ट्रांसवर्स और ऑब्लिक रेटिनाइड मसल्स होते हैं जो कि अगेन रेटिनाइड कार्टिलेज को एडक्ट करते हैं। और वोकेलिस मसल्स है जो वोकल लिगामेंट को जो है वो रिलैक्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग फंक्शन है। तो देखो, वोकल लिगामेंट को रिलैक्स करने के लिए दो मसल्स है। रिलैक्सेशन ऑफ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रिलैक्सेशन ऑफ वो, ये नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, रिलैक्सेशन ऑफ वोकल लिगामेंट जो ग्रीन में है, रिलैक्सेशन ऑफ वोकल लिगामेंट, इसमें दो मसल इन्वॉल्व है। एक है क्रिकोरेटिनाइड, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है वोकेलिस। ये क्या करते हैं? ये वोकल लिगामेंट को रिलैक्स करते हैं, जो मैंने ग्रीन से दिखा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास वोकल फोल्ड्स का है। तो वोकल फोल्ड्स की एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब एक दूसरे से दूर करना। तो वो एक ही मसल है, पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनाइड मसल, जो कि वोकल फोल्ड्स को एबडक्ट करते हैं, एक दूसरे से दूर करते हैं, जो मैंने ब्लू में दिखाई दिए। देन हमारे पास जो है
वोकल फोर्स को जो एडक्ट करता है, एडक्ट मीन कि एक दूसरे के पास लाना, ठीक है, तो वो हमारे पास दो मसल्स है, एक लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड है, दूसरा ट्रांसवर्स और एब्लिक क्रिकोरेटिनॉइड है, ठीक है। तो हम तीन फंक्शंस है मेन, वोकल लिगामेंट्स को रिलैक्स करना जिसमें दो मसल्स है, टायरोरेटिनॉइड वोकलिस, वोकल फोर्स को एबडक्ट करना जिसमें एक मसल इन्वॉल्व है पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड, देन हमारे पास एडक्शन करना वोकल फोर्स की, ठीक है, तो वो एक ही मसल है लेटरल क्रिकोरेटिनॉइड, और जो रेटिनॉइड कार्टिलेज को एडक्ट करता है वो ट्रांसवर्स है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि कौन सा, क्योंकि हर एक अलग अलग फंक्शन है मेन, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये चार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। देन हमारे पास एडक्टर्स एबडक्टर्स बता दिए मैंने कि इसका क्या काम है, ऊपर से बस यहाँ से एक दफा रीड कर लेना, कोई इसमें मसला नहीं। आर्टरीज, आर्टीरियल सप्लाई या ब्लड सप्लाई ऑफ द larynx. Arteries of the larynx. The laryngeal artery branches of superior and inferior thyroid arteries supply the larynx. कौन कौन सी आर्टरी होती है? मेनली सप्लाई हमारे पास आती है सुपीरियर, इंफीरियर थायराइड आर्टरी से सप्लाई आती है लेरिंग्स को। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है जो कि accompanies the internal branch of superior laryngeal nerve through the thyroid membrane and branches to supply the internal surface of the larynx. यहाँ पे दो चीजें, एक ये याद कर लो कि सुपीरियर लेरेंजियल नर्व कौन से नर्व्स को accompany करता है। तो सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी जो है ये साथ में आती है किसके? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, ठीक है, जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ये उसके साथ आती है। कौन से मेम्ब्रेन के थ्रू आती है? टायरोहायड मेम्ब्रेन के थ्रू आती है। और कहाँ सप्लाई करती है? तो इंटरनल सरफेस ऑफ द लेरेंज को सप्लाई करती है। दूसरी आर्टरी हमारे पास जो है वो क्रिकोथायरॉइड आर्टरी है, ठीक है, जो कि सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी की ब्रांच है। वो क्रिकोथायरॉइड मसल को, क्रिकोथायरॉइड आर्टरी तो इट्स मीन कि क्रिकोथायरॉइड मसल के लिए है। एंड इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी जो कि इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी का ब्रांच है, इंफीरियर लेरेंजियल नर्व्स के साथ आएगी और म्यूकस मेम्ब्रेन और मसल्स को सप्लाई करेगी। तो देखो बाकी सरफेस के लिए सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी है, मसल्स के लिए और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के लिए इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी है, और क्रिकोथायरॉइड मसल के लिए अलग आर्टरी है जिसका नाम है क्रिकोथायरॉइड आर्टरी। ये आपको डायग्राम दिखाया जा रहा है जिसमें आपको दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है, ठीक है, जो ये वाली आ रही है, ये आपके सरफेस को लाइक इसके फर्दर ब्रांचेस अगेन ये सारे स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। इस तरह बाकी सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी अगेन ये रहा, इसके साथ ही आती है, ये अगेन सप्लाई करती है, ठीक है। और इसके साथ कौन सा? सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ कौन सा नर्व आता है? सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आता है साथ में, ठीक है। तो ये याद रखना कि कौन सी आर्टरी कहाँ पे सप्लाई करती है। देन हमारे पास इसकी वेन्स है, तो सेम वेन है, सुपीरियर लेरेंजियल वेन्स, इंफीरियर लेरेंजियल वेन्स, और एज यूजुअल इसकी ड्रेनेज याद रखनी है। तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व ड्रेन्स होती है इंटरनल जुगुलर वेन्स में, और जो इंफीरियर लेरेंजियल वेन है वो डायरेक्ट जाके लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में ड्रेन होती है। इंफीरियर लेरेंजियल वेन कहाँ ड्रेन होती है, मतलब कहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है? डायरेक्ट ब्रेकियो लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन में, ठीक है। और जो सुपीरियर लेरेंजियल वेन है ये कहाँ पे ड्रेन होता है? इंटरनल जुगुलर वेन में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, ये भी एक्सक्यूज में आता है इसकी ड्रेनेज कहाँ पे होती है। लिम्फेटिक सप्लाई है, तो हमारे पास सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि अगेन वो कहाँ ड्रेन होते हैं? लिम्फ नोड्स की जो लिम्फेटिक है वो ड्रेन होती है प्रीट्रेकियल और पेराट्रेकियल लिम्फ नोड्स में, और ये लिम्फ नोड एट द एंड जाके ड्रेन होते हैं inferior deep cervical lymph nodes में। तो इस पे आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि the lymphatic supply of the larynx drain into which of the following lymph nodes? तो inferior deep cervical lymph nodes। अगर ऊपर पूछा जाए कि कौन से lymph nodes में ड्रेन होती है, तो प्रीट्रेकियल और पेराट्रेकियल, और फिर प्रीट्रेकियल एंड पेराट्रेकियल जो है दोनों जाके ड्रेन होती है inferior deep cervical lymph nodes में, ठीक है। देन हमारे पास जो है लास्ट इसमें है nerve supply of the larynx. So the nerves of the larynx are the superior and inferior branches of vagus nerve.
हम बात करें, अगर इसको हम ड्रा करें तो हमारे पास मेन नर्व कौन सा है? एक तो आपको ये याद रखना है कि मेन नर्व हमारे पास है वेगस, नर्व नंबर 10। इसी नर्व नंबर 10 के फर्दर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, दूसरा हमारे पास है इंफीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, द नर्व डिवाइड इनटू टू टर्मिनल ब्रांचेस। अब जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ये इंफीरियर वेगल गैंग्लियन से आता है और ये आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है ये आगे जाके, कलर चेंज करता हूँ जस्ट मिनट, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है ये आगे जाके दो में डिवाइड होता है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आगे जाके दो में डिवाइड होता है जिसका नाम है कैरोटिड शीट में डिवाइड होता है। ठीक है, कैरोटिड शीट के अंदर इंटरनल लेरेंजियल नर्व और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। इंटरनल लेरेंजियल नर्व ये सेंसरी है और एक्सटर्नल जो है वो मोटर है। सो यहाँ फिर बता देता हूँ कि वेगस नर्व मेन नर्व है। वेगस नर्व डिवाइड होता है, इसके दो ब्रांचेस है मेन, सुपीरियर लेरेंजियल नर्व और इंफीरियर लेरेंजियल नर्व जो कि लेरेंस के साथ एसोसिएटेड है। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व आगे जाके कैरोटिड शीट में दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, इंटरनल लेरेंजियल नर्व में और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व में। इसमें जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है ये हमारे पास सेंसरी है और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो है ये हमारे पास मोटर सप्लाई देता है। ठीक है, तो अब आ गया कि नीचे जाके कहाँ कहाँ पे सप्लाई देते हैं। ये आपके पास नर्व्स है। ये इंफीरियर जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि वेगल गैंग्लियन से अराइज होता है, तो ये वेगल गैंग्लियन है, इसको मैं जरा दिखा दूं अच्छे से। ये इंफीरियर वेगल गैंग्लियन है जहां से नर्व अराइज होता है। तो ये हमारे पास हो गया सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया इंफीरियर लेरेंजियल नर्व। तो जो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है इसके दो ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास है इंटरनल, ये देख यहाँ से ब्रांच निकल रहा है इंटरनल लेरेंजियल नर्व, और दूसरा ये रहा एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ठीक है, तो सुपीरियर के दो ब्रांचेस है, कौन से? एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इंटरनल सेंसरी सप्लाई देता है और एक्सटर्नल मस्कुलर सप्लाई या मोटर सप्लाई देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द मोटर सप्लाई या द सेंसरी, तो दोनों सेम है। कौन से हैं? वो हमारे पास है वेगस नर्व। ठीक है, सो अब हम इस पे आते हैं कि जो इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, यहाँ तक समझ आ गया कि मेन ब्रांचेस कौन से हैं और फर्दर ब्रांचेस कौन से, क्योंकि आगे जब मैं जाऊंगा तो ये चीजें और थोड़ी डिवाइड होगी। तो इंटरनल लेरेंजियल नर्व जो है, द लार्जर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर लेरेंजियल नर्व, इट पियर्सेस द थायरोइड मेम्ब्रेन विद द सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। सो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनल लेरेंजियल नर्व्स के साथ कौन सी आर्टरी रन करती है। ठीक है, तो द arteries which accompany the internal laryngeal nerve is superior laryngeal artery। ये दोनों थायरॉइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे और फिर जाके म्यूकस मेम्ब्रेन, वेस्टिब्यूल, लेरेंजियल कैविटीज, जितने भी सरफेसेस है उनको सेंसरी सप्लाई देंगे। लाइक ये हमारे पास लेरिंग्स का एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास आ रहा है इंटरनल लेरेंजियल नर्व। तो इस इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी आती है? सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी। सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी, और ऊपर कौन सा नर्व है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व। ये दोनों आकर कौन से मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास बीच में एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है थायरोइड मेम्ब्रेन। तो ये थायरोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आगे आएगी और पूरे लेरेंस को सप्लाई करेगी। कौन सी सप्लाई? सेंसरी सप्लाई, पेन, प्रेशर, टच, ये चीजें फील होना। एंड द लास्ट वन इज एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व जो कि स्मॉलर ब्रांच है। ठीक है, और ये सप्लाई करता है मोटर सप्लाई मसल्स को। ठीक है, डिसेंस पोस्टीरियर टू द स्टर्नोथायरॉइड मसल, और इसके साथ जो आर्टरी होती है उसका नाम है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी।
सो इंटरनल लेरेंजियल नर्व के साथ आर्टरी कौन सी है? सुपीरियर लेरेंजियल। और एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व के साथ कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो ये दोनों क्वेश्चंस लाजमन पूछे जाते हैं, ठीक है। और फिर ये जाके जो है पूरी मसल सप्लाई दे देता है। लास्ट वन इज इंफीरियर लेरेंजियल नर्व, जो कि इंफीरियर लेरेंजियल नर्व हमारे पास ये किसका ब्रांच है? द कंटिन्यूएशन ऑफ रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का ब्रांच इंफीरियर लेरेंजियल नर्व है, ठीक है। ये थायराइड कार्टिलेज को सप्लाई करता है। तो बाकी हमने जितने भी मसल्स पढ़े उनको कौन सप्लाई करता है? इंटरनल लेरेंजियल नर्व, ठीक है, ऑफ सुपीरियर। हमने दो ब्रांचेस पढ़े थे ना, अब फिर से पूरा बता देता हूँ कि ये वेगस नर्व था। वेगस नर्व के आगे दो ब्रांचेस थे, एक हमारे पास था सुपीरियर, दूसरा हमारे पास था इंफीरियर। फिर हमने बात करी कि सुपीरियर फर्दर डिवाइड होगा किसमें? एक्सटर्नल में, इंटरनल में और एक्सटर्नल में। और इंफीरियर का एक ही ब्रांच है। तो इंटरनल जो है ये सेंसरी एक्सटर्नल मोटर सप्लाई देता है टू ऑल मसल्स। कितने मसल्स को? सारे मसल्स को, एक्सेप्ट वन मसल, सिवाय क्रिकोथायरॉइड मसल्स के बाकी जितने भी मसल्स हैं उनको सुपीरियर लेरेंजियल मसल्स का सुपीरियर लेरेंजियल नर्व का ब्रांच एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व सप्लाई करता है। लेकिन जो एक मसल रह गया वो हमारे पास कौन सा मसल है? क्रिकोथायरॉइड मसल। उसी क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई करता है इंफीरियर लेरेंजियल नर्व, जो कि ब्रांच है किसका? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का। तो अगर आपसे पूछा जाए अब सिनेरियो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि क्रिकोथायरॉइड मसल हमारे पास जो है वो डैमेज हो गया। तो क्रिकोथायरॉइड मसल का काम क्या है? स्ट्रेच करना और रिलैक्स करना वोकल फोल्ड्स को। दैट्स मीन वोकल फोल्ड खराब हो गए। ये किसका फेल है? ये इंफीरियर सॉरी जो एक्सटर्नल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने आप यहाँ से याद रखना है। अब हमारे पास इसकी जो क्लिनिकल्स है वो क्लिनिकल्स एक दफा देख लेते हैं कि इसके क्लिनिकल्स में आपसे क्या पूछा जा सकता है। ट्रिक एक दफा रीड कर लेना, कुछ खास क्वेश्चन इसमें नहीं आते, ठीक है। ये हो गया। अच्छी तो टंग फेरिंग्स इतनी इसोफेगस की भी नहीं नीट। थायराइड आर्टरी, जिसे मैंने ऊपर बता दिया कि हमारे पास पे थायराइड में मैंने बता दिया था, तो ये आर्टरी पूछी जाती है, ठीक है। वाइवा में थायराइड कवर कराते मैंने बता दिया था। ये अगेन पिक्चर है जो आपसे ऑस्की में जो है वो पूछी जा सकती है। ये थायरोग्लॉसल डक्ट आपको दिखा रहे हैं कि थायराइड डक्ट अगर सही ना हो जाए तो उसके से हमारे पास एक सिस्ट डेवलप हो जाता है जिसका नाम है थायरोग्लॉसल डक्ट सिस्ट। ये बिल्कुल बीच में होता है, इसमें जरूरत नहीं है। हमारे पास आ जाता है। अच्छा, ये थायराइड ग्लैंड गॉइटर आपसे जो है फिजियो में आता है इस पे, ठीक है, गॉइटर पे वाइवा आता है पूरा। हाँ, ये रहा इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जिसकी हम बात कर रहे थे लेरिंग्स के हवाले से। सो इंजरी टू रिकरेंट लेरेंजियल नर्व, द रिस्क ऑफ द, अच्छा ये सबसे क्वेश्चन आता है देख कि विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज मोस्ट कॉमनली affected या द ग्रेटर रिस्क ऑफ इंजरिंग, जिसका सबसे ज्यादा खतरा होता है इंजर्ड होने का, या जो सबसे ज्यादा इंजर्ड होता है वो कौन सी नर्व है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। ये याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है। अब अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हमारे पास डैमेज हो जाए तो उससे क्या होगा? हॉर्सनेस होगी। हॉर्सनेस क्या मतलब है? आवाज में बारीपन आ जाता है, टेम्पररी एफोनिया, वक्ती तौर पे इंसान बोल नहीं पाता, और वॉइस प्रोडक्शन में डिस्टरबेंस आ जाती है। साथ में लेरिंग्स के मसल स्पेजम हो जाते हैं। स्पेजम क्या होता है? खिंचाव आ जाना बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये कब आती है? ये हमारे पास आती है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व्स के डैमेज होने से। तो और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व कौन से आर्टरी के पास होता है? अगेन याद रखना, तो इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ। तो ये एक पेज पे अपने पास लिख लो कौन सा नर्व किस आर्टरी के करीब होता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी, ड्यूरिंग नेक सर्जरी, कौन सा नर्व सबसे ज्यादा डैमेज होता है? तो हमारे पास रिकरेंट लेरेंजियल नर्व सबसे ज्यादा डैमेज होता है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिकरेंट लेरेंजियल के साथ कौन सी आर्टरी होती है? तो इंफीरियर लेरेंजियल आर्टरी हमारे पास होती है, ठीक है। फिर हमारे पास जो है लेरेंज को अच्छे से एग्जामिन करने के लिए लेरेंजोस्कोपी हम करते हैं, ठीक है, जिसमें हम जो है एक मिरर यूज करते हैं। ये लेरेंजियल मिरर है जिसके थ्रू हम लेरेंज को देखते हैं। तो लेरेंजोस्कोपी भी हम बाकी प्रोसीजर्स की तरह करते हैं अगर लेरेंज की कोई
डिफिकल्ट वो इंजर्ड हो जाए या लिरिक्स की कोई भी जो है वो कॉम्प्लिकेशन सामने आ जाए। सो लारिंजियल नर्व्स जैसे मैंने ऊपर बता दिया कि अगर हमारे पास लाइक ये देखो, अगर हमारे पास सुपीरियर लारिंजियल नर्व पैरालिसिस हो जाए, सुपीरियर लारिंजियल नर्व की पैरालिसिस हो जाए तो क्या होगा? सुपीरियर लारिंजियल म्यूकोसा का एनेस्थीसिया हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सुपीरियर लारिंजियल नर्व का जो इंटरनल ब्रांच है वो सेंसरी सप्लाई देता है, तो अगर सुपीरियर लारिंजियल नर्व पैरालिसिस हो जाए तो सेंसरी सेंसेशन भी चली जाएगी। ठीक है? और अगर साथ में एक्सटर्नल ब्रांच भी अगर हमारे पास इंजर्ड हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर हमारे पास जो है क्रिकोथायरॉइड मसल तो सही है, लेकिन बाकी सारे मसल्स जो है वो इंजर्ड हो जाएँगे। ठीक है? सो ये याद रखना कि अगर सुपीरियर लारिंजियल नर्व इंजर्ड होता है तो रिजल्ट क्या होगा, और अगर इंफीरियर इंजर्ड होता है तो ये रिजल्ट क्या होगा। ठीक है? यही क्वेश्चंस आपको क्लिनिकल सिनेरियो में दिए जाते हैं। अगर अच्छा, अब हम जो है ब्लॉक्स ब्लॉक्स का मतलब है कि हम कब हम कौन से नर्व्स को ब्लॉक करते हैं या उसको एनेस्थीसिया देते हैं। तो जब हम इंटुबेशन कर रहे होते हैं, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन क्या मतलब है? जब पेशेंट साँस नहीं ले पाता या उसके वोकल फोर्ड्स खराब होते हैं या उसका चेहरा बिगड़ा होता है ऑपरेशन किसी एक्सीडेंट में, तो पेशेंट की साँस बहाल करने के लिए हम बाहर नेक की तरफ से ट्रेकिया में होल करके एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल लेते हैं। इसको हम कहते हैं एंडोट्रेकियल इंटुबेशन। जब पेशेंट बेहोश होता है, वो सांस नहीं ले पाता या पेशेंट ने एक्सीडेंट करा हुआ है, पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है, वो सांस नहीं ले पा रहा, तो उसमें हम एक इमरजेंसी प्रोसीजर करते हैं एयरवे को बहाल करने के लिए, जिसको हम कहते हैं एंडोट्रेकियल इंटुबेशन, जिसमें हम ट्रेकिया में होल करके एंडोट्रेकियल ट्यूब अंदर डाल लेते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर एंडोट्रेकियल इंटुबेशन हम कौन सा नर्व ब्लॉक करेंगे? तो सुपीरियर लेरेंजियल नर्व हम ब्लॉक करेंगे, क्योंकि जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो सेंसेशन खत्म हो जाएगी। ठीक है? फिर कैंसर का लेरिंक्स भी सॉरी, लेरिंक्स का कैंसर भी हो सकता है, सिगरेट्स वगैरह सब की वजह से। ठीक है? और बाकी एज चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, फॉरेन बॉडीज़ की भी ज़रूरत नहीं है ट्रांसटा में। तो यहाँ तक आपका लेरिंक्स था, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम इस पे लगाया। ठीक है? ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा इस पे लगाया क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है। लेरिंक्स इवन आप 3rd ईयर में भी आओगे तो सर्जरी में सबसे ज़्यादा लेरिंक्स इम्पोर्टेंस पढ़ोगे। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मसल्स, नर्व्स, आर्टरी, वेन्स, इसके कार्टिलेजेस, इसके जॉइंट्स, इसके लिगामेंट्स, जहाँ पे भी आपको मसला हो, आप पूछ लेना। ठीक है?